नमस्कार मित्रों। बिजनेस बॉलीवुड एंड वाजपेयी के इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। खाड़ी युद्ध का जो तहलका है वो वैसे तो राजनीतिक तौर पर, डिप्लोमेटिक तौर पर तो फैला हुआ ही है। हंगामा हुआ है। देश दुनिया अलग अलग तरीके से इसको समझने की कोशिश कर रही है, खत्म करने की कोशिश कर रही है, बातचीत करने की कोशिश कर रही है। अभी तो बातचीत का दौर शुरू नहीं हुआ, अभी तो धमाके पटाखे चल रहे हैं, बम चल रहे हैं, मिसाइल चल रही है। लेकिन इस सब के डिप्लोमेटिक जो प्रोज एंड कॉन्स है वो तो अलग बात है। असली मसला क्या होता है? जंग का असर पड़ता है हमारे आर्थिक मसलों पर, इकोनॉमिक मसलों पर, महंगाई पर, देश के रिश्तों पर, ट्रेड पर। तो ये सब जो खाड़ी युद्ध हो रहा है ईरान और इसराइल के बीच में, या माफ कीजिए ईरान और अमेरिका के बीच में, ये तीनों को मिला के जो जंग हो रही है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी अब तो कुछ शुरू हो गया है। तो इस सब का दुनिया पर और भारत पर, हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ेगा, इसको समझेंगे हम नीरज वाजपेयी साहब के साथ। नीरज जी को आप जानते ही हैं, वो देश दुनिया की खबर रखते हैं और आर्थिक मामलों के तो ऐसे बारीक जानकार हैं कि हर पेज को, हर कील को समझते हैं। तो हमने कहा भाई दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है, हमें भी समझाइए। नीरज जी को आप वैसे देखते ही हैं द एंड शो पर, वहां पे वो और भी बारीक चीजें समझाते हैं माइक्रो लेवल पर। थोड़ा सा मैक्रो लेवल पर हम समझ लें। सर प्रणाम आपको। सर नमस्कार। एकदम क्या है, हमारा चाय पानी हुक्का पानी चलता रहेगा कि नहीं चलेगा, क्या होगा ये? अब हुक्का पानी तो ईरान का बंद कर रहे हैं और ईरान फिर अगले अगल पड़ोसियों के बंद कर रहा है। तो सिचुएशन तो बड़ी गंभीर है। और जो मतलब जियोपॉलिटिकल युद्ध हो रहे हैं, एक सामाजिक और राजनीतिक पहलू वो तो है ही है। इसके आर्थिक परिणाम भी काफी गंभीर हो सकते हैं अगर ये समय पर या जल्दी खत्म नहीं हुआ तो। समय से मतलब ये है कि जल्दी खत्म हो जाए, जी। क्योंकि जितना ये लंबा खींचेगा उतनी समस्या बढ़ती जाएगी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि युद्ध का कारण आर्थिक होता है। ये जो राजनीतिक सामाजिक कारण होते हैं दिखाने के ज्यादा होते हैं, असली कारण होता है आर्थिक। तो डोमिनेंस की लड़ाई पूरी दुनिया में चली रही है। आप देख रहे हैं चीन के साथ जो अदावत चलती रहती है अमेरिका की, वो भी डोमिनेंस की लड़ाई। और डोमिनेंस मतलब ये है कि आर्थिक शक्ति कौन है। तो अभी ईरान में जो हो रहा है इसका सीधा प्रभाव भारत में, दूसरे देशों में, चीन में, एशियन देशों में बहुत ज्यादा पड़ सकता है अगर ये युद्ध जल्दी समाप्त नहीं हुआ तो। जबकि हमारा उस कॉन्फ्लिक्ट से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, लेकिन असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो कच्चा तेल है, जो गैस है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस इलाके में ये युद्ध हो रहा है वहां की मेन कमोडिटी क्रूड ऑयल है। जितने भी देश उसमें इन्वॉल्व दिख रहे हैं आपको, सब क्रूड ऑयल वाले हैं। ईरान हो, चाहे ओमान हो, चाहे कतर हो, दुबई हो, सब तेल गैस से जुड़े हुए देश हैं। देश है। तो अगर कच्चे तेल में उबाल आएगा, जो कि आ रहा है, $77 के आसपास तो चल ही रहा है क्रूड, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हमें होगी। क्योंकि हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, हम दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर और इंपोर्टर हैं ऑयल के। तो उसका असर हमारे ऊपर उतना ही पड़ेगा। अब वहां पे एक नाम बड़ा आजकल चल रहा है, आपने सुना ही होगा, हॉर्मुज स्ट्रेट, जो एक छोटी सी एक स्टेट ऑफ 30 किलोमीटर की आप कह सकते हैं खाड़ी है। विड्थ में मतलब चौड़ाई में 30 किलोमीटर, 21 माइल करीब है वो। उस जगह से बहुत सारे वीएलसीसी, नेक कहते हैं, ऑयल नेक है एक तरह से। हाँ ऑयल नेक है, तो वीएलसीसी उधर से गुजरते हैं। वेरी लार्ज ऑयल कंटेनर जो होते हैं, जहाज, उधर से गुजरते हैं। दुनिया की जितनी भी सप्लाई है उसका 20% वो उसी रास्ते से जाते हैं। तो अगर वो चोक हो गई और वो ईरान के बगल से जा रही, तो वो 30 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें ईरान का ही डोमिनेंस रहता है। और खबरें निकल के आ रही, रॉयटर एजेंसी ने तो खबर दी कि वो बंद कर रहा है, लेकिन पार्शियली बंद कर दिया, ऐसा कुछ खबर आ रही है। हाँ पार्शली बंद किया। लेकिन ईरान की तरफ से भी ये खबर आई कि हमने कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किया वहां पे, कि मिलिट्रीली हम बंद कर रहे हैं, लेकिन डिस्टर्बेंस तो हो रहा है। तो अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में दिक्कत हुई तो सप्लाई चोक होगी, और उसके बाद फिर क्रूड ऑयल में बहुत तेजी आ सकती है। तो जैसे ही क्रूड में तेजी आएगी तो हमारे देश में, हमारे इसमें चीन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि हमारा जितना भी कंजम्पशन होता है तेल का, उसका 60% उसी रूट से आता है। हम अपनी कुल लेकिन जरूरत का कर रखा है ना खरीदना।
हम ईरान से नहीं खरीदते हैं, लेकिन रास्ता वही है, गलियारा वही जहां से तेल आता है दुनिया के दूसरे अलग अलग देशों से। आप सऊदी अरब से लेंगे या और इराक से लेंगे, कहीं से भी लेंगे तो आएगा उधर से ही। तो वो रास्ता बंद होने से हमारी जरूरत का, जो हम अपनी टोटल जरूरत का हम तो 80% इम्पोर्ट करते हैं, और उस 80% का 60% उसी रूट से आता है, रास्ते से आता है। तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई चोक होगी, प्राइसेस भी बहुत भागेंगे। तो ये एक गंभीर समस्या हो जाएगी। इसका असर क्या है, अब इसको और थोड़ा डिकोड करके आपको बताता हूं मैं। अगर $1 क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा तो हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इनकी ग्रॉस मार्जिन पे 50 पैसे पर लीटर का इंपैक्ट आता है। तो अब आप 50 समझिए, पर लीटर ग्रॉस मार्जिन 50 पैसे पर लीटर बढ़ जाती है, मतलब इंपैक्ट हो जाती है, कम होगी वो। तो क्रूड ऑयल में जितना तेजी होगी, उससे हमारी जो आईओसी, बीपीसी, एचपीसी, इस तरह की कंपनियां या रिलायंस, जो भी रिफाइनिंग कंपनीज हैं, इनको असर पड़ता है। और चूंकि ये इंपोर्ट करते हैं तेल, तो इनका बिजनेस उसी से चल रहा है। तो एंड ऑफ द डे फिर कंज्यूमर पे बोझ पड़ता है इसका, कि सरकार या तो दाम कम कराए, अपना टैक्स कम करे, फिर वो एक बहुत लंबी गणित शुरू हो जाती है कि ड्यूटी कम करो तो दाम कम होंगे। वो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे सरकार को खर्चे करने। तो कुल मिला के जो ऑयल का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा जबरदस्त। दूसरा, गैस भी उसी रास्ते से आती है, तो गैस के भी दाम में बड़ी, बल्कि एक तो प्रिडिक्शन ये किया जा रहा है कि अगर, क्योंकि ईरान वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर भी है, यस, और कतर जो दूसरा बड़ा ऑयल ब्लॉक है, तो अगर वो रास्ता ब्लॉक हो रहा है तो गैस की बड़ी सप्लाई में डिसरप्शन होगी। गैस की कीमत लोग बता रहे हैं कि 100-150% तक ऊपर जा सकती है। तो अभी जो है वो $5-6 के आसपास यूएस गैस का प्राइस चल रहा है, वो $10 तक भी जा सकता है, $15 भी जा सकता है। तो ये एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन बनेगी अगर ये रुका नहीं वॉर जल्दी तो। और हॉर्मुज स्ट्रेट पे अगर दिक्कत आई, अगर वॉर चलता रहा मान लीजिए और हॉर्मुज स्ट्रेट पे दिक्कत नहीं आई, तो शायद ऑयल के प्राइसेस उतने नहीं भागेंगे, तब वो नॉर्मल रहेंगे, 80, 85, $82 के आसपास रहेंगे। लेकिन अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पे सप्लाई चोक हुई तो इसका भाव $100 भी जा सकता है, $90 भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसकी फिर कीमत भारत और चीन जैसे देश, जहां ज्यादातर सप्लाई जैसे आती है, उनको पड़ेगी। चीन को कुछ ज्यादा दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि चीन ईरान से तेल लेता भी है। हम तो नहीं लेते सैंक्शन की वजह से, लेकिन सर चीन लेता है। ये पहले तो हम तेल लेते थे, और जो मुझे समझ में आती है बात, आप समझा सकते हैं इसको, कि ईरान के साथ तो हम डॉलर के बजाय रुपीज में और उनकी करेंसी में, ईरानियन करेंसी और इंडियन करेंसी में इस्तेमाल करते थे। तो क्या हुआ? ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं अमेरिका ने। तो जब सैंक्शन लगता है तो उसका अर्थ ये होता है कि अगर ईरान से कोई भी ट्रेड आप करेंगे, कोई भी देश, अगर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए और अगर आपने ईरान के साथ कोई ट्रेड किया, तो वो आपके साथ भी ट्रेड नहीं करेंगे। सैंक्शन का सीधा मतलब ये है। तो अब आप रिस्क नहीं ले सकते कि ईरान से तेल लेने के चक्कर में हम यूएस के साथ ट्रेड रोक दें। तो जब भी सैंक्शन यूएस लगाता है, जैसे वेनेजुएला पे उसने सैंक्शन लगा दिए थे कि वेनेजुएला से कोई तेल नहीं खरीदेगा भैया, मेरा सैंक्शन है, तो रिलायंस ने बंद कर दिया था लेना। और गलती से भी अगर आपने ले लिया मान लीजिए, तो हो सकता है कंपनी स्पेसिफिक बैन लगा देगी कि इस कंपनी के साथ कोई ट्रेड नहीं होगा। तो ईरान से तेल हमने लेना बंद कर दिया था क्योंकि वो सैंक्शन तो हम लेंगे नहीं, तो हम दूसरे दूसरे देशों से लेते थे। तो लेकिन ईरान का दोस्त है चीन, वो उसने नहीं माने थे सैंक्शन, जो करना कर लो, मैं तो लूंगा। तो ईरान से वो ले रहा था। तो आप सोचिए कि अगर वो हॉर्मुज स्ट्रेट पे ही प्रॉब्लम आ गई तो चीन को ज्यादा दिक्कत होगी, और ज्यादा दिक्कत होगी कि उसका तो मेन सप्लायर ही बंद हो गया। तो रास्ता तो बाद में बंद हुआ, पहले तो मेन सप्लायर ही बंद हो गया, और मेन सप्लायर वैसे भी डिस्टर्बेंस में है। तो अभी ईरान में कितना ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है, रिफाइनरी कैसी चल रही है, ये भी पता नहीं। तो चीन को ज्यादा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन हमको भी दिक्कत होगी अगर क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा। तो कंडीशन सिर्फ है कि हॉर्मुज स्ट्रेट ड्रॉप नहीं होना चाहिए, वो चोक नहीं होना चाहिए। तो अब ऑयल की बात तो केवल ये हो गई है, और चीजों पर क्या ट्रेड को लेकर भी कोई बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं? और दूसरी बात जी, देखिए, जो बाकी व्यापार है हमारा, उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि खाड़ी देशों में केवल ईरान के साथ नहीं, अब तो दुबई, ओमान, कतर, सऊदी अरब और जितने भी देश वहां पे 10-12 देश उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। अब सोचिए, दुबई का तो एयरपोर्ट ही बंद करना पड़ा, जो कि वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है।
तो हमारे बहुत सारे कारोबार खाड़ी देशों के साथ, बहुत सारे बिजनेसेस, जैसे हम यहाँ से राइस एक्सपोर्ट करते हैं खाड़ी देशों में। हमारी देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी L&T का बहुत बड़ा कारोबार खाड़ी देशों में है। इसके अलावा बहुत सारी जो हमारी इलेक्ट्रिक वाली कंपनी है जो EPC काम करती है, यानी लाइन बिछाने का, ट्रैक लगाने का, उस तरह की बहुत सारी कंपनी है। तो ऑयल का तो एक ब्रॉडर इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पे है, लेकिन जो बहुत सारी कंपनियों का खाड़ी देशों में व्यापार है, लेना देना है, अदर देन ईरान एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक तो रिस्क है आने जाने का, सप्लाई डिस्टर्बेंस है। दूसरा, जिस देश में आप माल बेच रहे हैं वहां भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है, तो उन पर भी इसका असर पड़ेगा। तो ये भी एक और समस्या खड़ी होगी, केवल ऑयल नहीं और दूसरी कंपनियों के व्यापार पे भी इसका असर पड़ेगा। एक तीसरा असर और पड़ेगा, कच्चे तेल का इस्तेमाल खाली गाड़ी में पेट्रोल और डीजल भराने का ही नहीं होता। कच्चे तेल से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, डेरिवेटिव्स जिनको बोलते हैं हम, बाई प्रोडक्ट। जैसे एक आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज समझाऊं कि आप क्रूड ऑयल लीजिए, उसकी जो फाइनेस्ट रिफाइनिंग प्रोडक्ट निकलता है उसको बोलते हैं ATF, जो हवाई जहाज में तेल भरा जाता है। फिर और जब उसको थोड़ा कम रिफाइन होता तो फिर पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, फिर हाई मोबिल ऑयल बनता है, इंजन ऑयल बनता है। मतलब गंदा जो सबसे कचरा निकलता है उसका, उससे बनता है सड़कें बनती, पिच बनता है, डॉमर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो कोलतार जो है क्रूड ऑयल का कचरा है। तो इसमें एक और शब्द आपने सुना होगा, पेट्रोकेमिकल का। हाँ, पेट्रोकेमिकल। तो पेट्रोकेमिकल से निकल के ही जो प्लास्टिक बनती है, रबर की बहुत सारे बनते हैं, तो टायर कंपनियों को, केमिकल कंपनियों को, पेंट कंपनियों को, इन पे भी असर पड़ेगा कच्चे तेल के महंगे होने का। तो एक मतलब ऑयल से बहुत सारी इंडस्ट्री पे, कुछ बहुत सारी चीजों पर असर पड़ जाएगा ना। एग्जैक्टली तो मल्टीपल इम्पैक्ट है इसके। पर हो तो वो तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी असर है उसका, बिल्कुल असर पड़ेगा। तो ऑयल के दाम बढ़ने का असर इसीलिए इकोनॉमी में ज्यादा पड़ता है, क्योंकि उससे बहुत सारी इंडस्ट्री प्रभावित होती है। तो आप सोचिए कि एक ऑयल बढ़ने से ही कितना बड़ा प्रभाव देश में पड़ेगा, और प्लस जो कंपनी वहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कारोबार कर रही उन पे पड़ेगा। एक और चीज समझिए कि हम चूंकि बहुत ज्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं, 80% हमारी जरूरत का हम इंपोर्ट करके लाते हैं। अब अगर मान लीजिए महंगा हो गया तो हमको महंगा खरीदना पड़ेगा, तो उसकी वजह से हमारी करेंसी पे भी इंपैक्ट आएगा कि महंगा डॉलर, आप ज्यादा डॉलर जब खर्च करेंगे तो डॉलर महंगा होगा, तो हमारी करेंसी पे भी इसका इंपैक्ट आएगा। फिर सरकार को अपने डेफिसिट को भी देखना पड़ेगा। मतलब एक रिपल इफेक्ट इसके पता नहीं कहां कहां तक जाएंगे। तो क्रूड का महंगा होना हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर है। जितनी जल्दी ये नीचे आ जाए उतना बेहतर है। एक थोड़ा सा दूर का सवाल है, जो कि कौड़ी कह सकता है कि चाइना जो है ईरान के साथ खड़ा हुआ है अभी, खास चाइना रूस दोनों। तो चाइना के साथ हमारा बड़ा सारा ट्रेड है, वैसे ही हम ट्रेड डेफिसिट में उनके साथ चल रहे हैं। तो क्या जो आपके मित्र हैं ट्रम्प साहब, वो नाराज होकर चाइना पर सैंक्शंस लगाएं, उसका भी कोई असर हो सकता है, या अभी ये दूर की बात है? मुझे लगता है अभी ये दूर की बात है, और चीन पर डायरेक्ट कोई सैंक्शन लगाने की शायद अमेरिका कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका की गोट दबी हुई है। नहीं, वो जैसे आप लगा सकता है ना कि भाई आप चीन से सामान, जैसे आपने रूस से तेल खरीदने पर सैंक्शन लगा दिए, रूस पर तो कुछ किया नहीं था, आपने यहाँ पर लगा दिया। नहीं, रूस का केस ये था कि आप उससे सस्ता तेल लेते थे तो उसको आप उसके वॉर को फाइनेंस कर रहे थे, ये उनका आरोप था। हाँ। हम अगर चीन से खरीद रहे हैं तो चीन किसी को फाइनेंस नहीं कर रहा है, चीन केवल मोरल सपोर्ट अभी दे रहा है। ऐसा नहीं कि चीन ने वहां सप्लाई शुरू कर दी या उसके साथ युद्ध में खुल के सब ड्रोन और रडार वही सब तो दे नहीं रहा है। दूसरा ये कि चीन पर आप बहुत ज्यादा सैंक्शन लगा भी नहीं सकते और ना ही उसको डरा सकते हैं। तो भारत के लिए ये वाला इशू भी बनेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका को भी ये मालूम है कि अगर वो इस लेवल तक गया तो फिर उसके रिपरकशंस उसके लिए ज्यादा बुरे होंगे रादर किसी दूसरे देश के लिए, क्योंकि वो चीन तुरंत पलट के कहेगा रेयर अर्थ बैन, तो अमेरिका ही ठप हो जाएगा। वो तो अमेरिका ऐसी गलती शायद नहीं करे, क्योंकि रशिया जो है ना कमोडिटी इकोनॉमी है और चीन है टेक्नोलॉजी की इकोनॉमी बन गई है। तो आप चीन से पंगा नहीं ले सकते, आप रशिया को तो डरा धमका सकते हैं, चीन को नहीं कर सकते। अभी सर, हम लोग ईरान के साथ बड़े लंबे समय से रिश्ते में ही थे, मतलब एक दोस्ती वाला ही हम लोग मित्र देश मानते थे।
लेकिन अभी ये जो जंग हुई है उसमें ऐसा लग रहा है कि हम बदले बदले सरकार नजर आते है ना। और अभी जैसे पिछले दिनों तक तो हम चाबार पोर्ट पर हमने पैसा बहुत खर्च किया, $100 मिलियन खर्च किए करीब करीब। तो उन सब का क्या होगा वहां पर जो हम लोग कर रहे हैं, उस रिश्ते का क्या असर होगा? और दूसरी तरफ यदि हम जब इजराइल के साथ अभी लग रहा है कि हम ज्यादा क्लोज हैं, प्रधानमंत्री जी जाकर भी आए वहां पर, तो इन दोनों से, क्योंकि इजराइल को हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखते हैं कि वो डिफेंस में हमारी मदद कर रहा है, तो इन दोनों के सीधे सीधे पैसे के संबंध में, फाइनेंस के संबंध में, इकोनॉमिक के संबंध में आप इस रिश्ते के बदलाव को कैसे देखते? देखिए, ईरान के साथ हम लोगों का बहुत ज्यादा ट्रेड रह नहीं गया था पिछले कुछ सालों में बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। तो उससे बहुत इकोनॉमिक रिलेशन नहीं था, लेकिन एक नेशन के तौर पर रिलेशन था उसके साथ। तो इस पूरी घटना से अब मतलब ये बात बड़ी लोगों को अजीब सी लग सकती है कि जब ये सेटल होगा मामला, जो कि दिख रहा है कि रिजीम चेंज होगा, अब चूंकि खमनेई जी रहे नहीं तो कोई दूसरा बनेगा, वो जो दूसरा बनेगा उस पर अमेरिका के क्या प्रभाव रहेंगे, कौन सा आदमी बनता है, उससे जो ईरान की इकोनॉमी है वो ज्यादा लिबरल और ओपन होगी। सबसे बड़ा फायदा जो भारत को होगा कि वो सैंक्शन हट जाएंगे, तो आप ईरान से तेल खरीद पाएंगे। आपको याद होगा हम लोगों ने पिछले एक शो में डिस्कस किया था, तब ये लग नहीं रहा था कि ये युद्ध इतनी जल्दी हो जाएगा, माहौल बना हुआ था। तो मैंने ये कहा था कि अगर खुदा न खास्ता ये हो गया कहीं कि ईरान से युद्ध हुआ, उसके बाद सैंक्शन हट गए, तो भारत को बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपका बिल्कुल पड़ोस का देश है जहां से आप तेल ले सकेंगे। लेकिन वो ईरान आपके साथ खुश रहेगा कि नहीं रहेगा जिस तरह से आप ये कर रहे हैं उसमें? देखिए, ईरान को खुश रहना पड़ेगा, उनके पास कोई चॉइस अब नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो युद्ध छेड़ रखा है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं कि कौन सही है कौन गलत है, वो एक अलग डिबेट है, वो अलग इश्यू है। लेकिन इकोनॉमिकली चीन के और ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है। अभी जब जैसे वेनेजुएला में जब रिजीम खत्म हुआ तो फटाफट तेल बिकने लगा, सब जगह निकलेगा, तो वैसे ही ईरान में भी होगा। बल्कि ईरान, मतलब कैसे मैं कहूँ इसको, कि ईरान के लिए बेहतरी होगी कि उनकी इकोनॉमी ओपन होगी और पूरे दुनिया में तेल बेच सकेंगे। तो मैं तो इस लिहाज से देखता हूँ कि भारत के लिए बहुत बेनिफिशियरी खबर है कि सैंक्शन हटेंगे, आप बगल से तेल लोगे, आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी और तेल के दाम भी नीचे गिरेंगे, क्योंकि एक कंट्री जो सप्रेस थी वो पूरी तरीके से अपना तेल पूरी दुनिया में बेचेगी। तो भारत के लिए तो आर्थिक तौर पे ये मतलब युद्ध एक तरीके से फायदे का साबित होगा, क्योंकि ईरान के साथ आप खुल के ट्रेड करेंगे। इजराइल के साथ तो हमारे वैसे भी संबंध आर्थिक वाले बहुत बढ़िया चल रहे हैं कि हम लोग डिफेंस की बहुत डील लेते हैं, उनके साथ करते हैं। होगा ये कि इस पूरे इलाके में अमेरिकी डोमिनेंस पूरी तरीके से हो जाएगा। एक देश बचा था जो उनकी सुन नहीं रहा था, वो भी सुनेगा, जो लक्षण दिख रहे हैं। तो उसके बाद ये पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो प्रो बिजनेस होगा, क्योंकि अब वहां पे कोई इस तरह का रिफ्ट बचेगा नहीं। तो इकोनॉमिक सेंस में आप देखेंगे तो ये खबर भारत सहित पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर के तौर पे आएगी कि इकोनॉमिकली सेंस बनेगा, वहां पे सैंक्शन हटेंगे, सब चीजें होंगी। तो मुझे तो लगता है कि ये आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए अच्छी खबर होगी। इजराइल से कोई फर्क पड़ेगा? हमने जिस तरह से इजराइल को सपोर्ट किया है, प्रधानमंत्री जी ने भी वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है, तो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये मसला बहुत बड़ा था, हम नैतिक रूप से उनको ईरान के साथ रहना चाहिए था। अब क्या आप इसको हिंदुस्तान की वोट बैंक पॉलिटिक्स के तौर पे देखते हैं? और जब इजराइल में मैं देखता हूँ कि वहां विपक्ष के नेता ने कहा कि जो इजराइल करेगा, प्रधानमंत्री करेंगे, हम उनके साथ खड़े, लेकिन भारत में ऐसा नहीं दिखाई देता है। देखिए, जो देशों के बीच के जो रिलेशनशिप है विजय जी, उसके दो तरीके देखने को होते हैं। एक तो आप पॉलिटिकली देखें जहां पे आप एक स्टैंड ले सकें, दूसरा पहलू होता है कि आप अपने हित को देखें। डिप्लोमेसी में हित के सिवा कुछ नहीं है। अगर हर देश अपना हित देख रहा है तो आप एक मोरल पोजीशन लेकर के क्या फायदा मिलेगा आपको? देखिए, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लें कि भारत खुल के ईरान का समर्थन करे और इस युद्ध का विरोध करने लगे, उससे क्या बदलेगा? आप वहां जाके वॉर तो करेंगे नहीं ना, उनको आप कोई डिफेंस सप्लाई कर सकते हैं, तो ये मोरल पोजीशन लेने का फायदा क्या हुआ? आपका नुकसान और हो जाएगा आपका। तो अगर अपना हित आप देखेंगे या कोई भी देश अपना हित देखेगा तो उसको यही पोजीशन लेनी पड़ेगी जो आज इंडिया ने ली। मैं तो कह रहा हूं कि दुबई, कतर, दोहा और ओमान, इन्होंने क्यों नहीं पोजीशन ली कि हम ईरान के साथ मिलकर अमेरिका का युद्ध लड़ेंगे?
क्योंकि वो भी अपना फायदा देख रहे हैं। उनको भी दिख रहा है कि हमारे देश का हित इसमें है कि मैं मोरल सपोर्ट तो ठीक है, हाँ भाई ये गलत युद्ध हो रहा, जो एक वो ना प्रेस रिलीज वाला चीज है, मोरल मोरल हाँ, वैल्यूज पर एक बात है। लेकिन जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा तो कोई देश इस सिचुएशन में फंसना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये भी एक इस कलयुग का कटु सत्य है कि आप दो मतलब बहुत बड़ी ताकतों के सामने लड़ नहीं सकते। तो उस जिसको आप लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते, तो उसमें हारी हुई लड़ाई में जाने का फायदा क्या है? तो ये एक और बात समझाइए, आपके मित्र की बात करते हैं ट्रम्प साहब की। अब जब हम उन्हीं के साथ ही दे रहे, एक तरह से ये साथ ही हो गया अमेरिका का, यदि आप ईरान का साथ नहीं दे रहे तो उनकी नाराजगी कुछ कम होगी। और भारत में कुछ लोग ऐसा तो नहीं कहेंगे कि आप ट्रम्प साहब से डर गए? नहीं, ट्रम्प साहब से डर गए वाली बात तो मुझे बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि ये तो दो देश आपस में लड़ रहे हैं और हम किसी के साथ नहीं खड़े, तो मैं डर क्यों ना हूं? तो अगर मैं डर रहा हूं तो चीन क्यों नहीं डर रहा है भाई? वो भी लड़ जाए। रूस क्यों नहीं आ रहे? रूस और चीन तो खुलेआम मित्र हैं ईरान के। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ये दो कंट्री इनके साथ है, तो ये लोग क्यों नहीं जाके वहां वॉर कर रहे हैं? क्या ये भी डर गए? नहीं डर गए। कभी भी दो देशों के बीच में अगर कोई युद्ध हो रहा तो तीसरा देश वहां जाके इंटरवेन नहीं करता है, ये सिर्फ यूएस करता है, बाकी कोई नहीं करता। ये सिर्फ ट्रम्प साहब, वो तो चाचा चौधरी है। वो चाचा चौधरी ये काम करते, बाकी कोई देश। आप देखिए, जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है, उसमें कोई यूरोपियन कंट्री गई यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए? कोई नहीं गया। थोड़ा बहुत हम सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पैसा दे देंगे, आप चलो आप लड़ लो, इससे ज्यादा सपोर्ट किसी ने नहीं किया। कि फ्रांस, अभी तो मैंने खबर पड़ी कि फ्रांस का एक बेड़ा चल पड़ा है, शायद ईरान की तरफ आ रहा है, तो फ्रांस लड़ रहे हैं क्योंकि वो नेटो के थ्रू आ गए, अमेरिका के थ्रू आ गए। लेकिन आप यूक्रेन में क्यों नहीं आपने अपना बेड़ा भेजा लड़ने के लिए? नहीं भेजेंगे। तो डरने वाली बात मुझे बिल्कुल नहीं लगती। दूसरा प्रश्न आपसे था, क्या इससे ट्रम्प साहब खुश हो जाएंगे कि भारत ने देखो ईरान का साथ नहीं दिया? ऐसी कोई बात नहीं। वो हमको एक न्यूट्रल पार्टी के तौर पे ही लेके चलेंगे कि आपका उससे कोई लेना देना नहीं था और आपने लेना देना किया भी नहीं, तो इसलिए हम आपको जैसे अभी तक ट्रीट करें तो वैसे ही ट्रीट करेंगे ना। तो इससे वो खुश होंगे। ईरान का हम सपोर्ट करते, मान लीजिए मोरली भी सपोर्ट करते, तो नाराज हो जाते चाचा। अब जब उनके ईरान के साथ नहीं खड़े, इजराइल के साथ खड़े, एक तरह से बहुत साफ तौर पर इजराइल के साथ खड़े, इसका मतलब अमेरिका के साथ खड़े हम लोग, तो फिर तो खुश होना चाहिए ना चाचा को। नहीं नहीं, खुश नहीं होंगे। नहीं, मतलब टैरिफ में कोई वो नहीं होने, कंसेशन नहीं होने वाला। अरे ये बिल्कुल कतई सवाल ही नहीं है। आप ये सोच लें कि अब मैं तो कह रहा हूं कि मान लीजिए आप और ज्यादा उनका सपोर्ट कर दें, खुलेआम प्रेस रिलीज जाए, तब भी आपको कोई रियायत नहीं देंगे। जब उन्होंने नेटो किसी देश को रियायत नहीं दी है टैरिफ में, तो आपको कैसे दे देंगे वो? खाली इस बात से कि आप नैतिक समर्थन हमको दे रहे हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल भूल जाइए आप कि ट्रम्प साहब खुश होकर कुछ हमको रियायत दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तो ये सोच रहा था, मैंने कि चलो आपसे समझूंगा कि भाई अब तो हम तो खड़े चाचा के साथ ही, कि भाई चलो उंगली नहीं पकड़े लेकिन साथ खड़े, तो वो कहे चलो अब ठीक है, अब ये मैं माफ करता हूँ। जैसे आप जैसे गले से मोतियों का हार निकाल के दे दिया, लुटा दिया कि चलिए खुश नहीं, वो वाले दौर नहीं है। ये अमेरिका जो है उससे ज्यादा, मतलब मैंने कई बार अपने पॉडकास्ट में कहा कि अगर आपको नेशनलिज्म सीखना है ना, तो अमेरिका से सीखिए आप। ये मैं बड़ी बात बोल रहा हूं। आपको अगर राष्ट्रवाद सीखना है, अपने देश के लिए जज्बा सीखना है, तो आप अमेरिका सीखिए। बाइडन हो, ट्रंप हो, बुश हो, क्लिंटन हो, एक पॉलिसी बताइए जो उन्होंने अपने देश के खिलाफ की और किसी के साथ दोस्ती में झुक गए हो। ट्रंप 1.0 का शासन याद करिए आप, कोविड से पहले का जी, टैरिफ लगा के गए थे चाइना के ऊपर। और वो उसके बाद आ गए मिस्टर बाइडेन, 1% भी उन्होंने कम किया, तो बताइए आप। बल्कि वो तो बांग्लादेश और करा के गए थे बाइडेन जी। तो उनसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं है, ये गलत फहमी निकाल देनी चाहिए। अमेरिकन उनकी कई फिल्में देखिए आप, कि उनका सैनिक अगर पकड़ गया युद्ध क्षेत्र में किसी दूसरे देश में, और उसको ये एक फिल्म थी, मतलब रियल घटना बनी थी, कि उसको ये बताया गया कि मैं तुम्हें जान बख्श दूंगा अगर तुम खाली मुझे ये बता दो कि हाँ अमेरिका ने कैसे कैसे प्लान किया और ये उसकी स्ट्रेटजी थी। उसने कहा जान ले लो, मैं बताऊंगा नहीं।
तो उनसे आप ये उम्मीद करें कि वो अपने देश का हित छोड़ के किसी और देश का हित करने लगेंगे, इम्पॉसिबल है। ट्रम्प का बिल्कुल क्लियर है कि मैं जो भी करूंगा सिर्फ अमेरिका के लिए करूंगा, और इसीलिए वो इतने, चूंकि देखिए डोमेस्टिक लोग कहते हैं कि बहुत विरोध है, अभी नवंबर के इलेक्शन में पता चला, कुछ पता नहीं चलेगा, आप देखिएगा वो फिर जीत के आएंगे। फिर जीत ग्राउंड पाएंगे। पे इतना ज्यादा सपोर्ट है उनका, क्योंकि वो पैसा भी दे रहे हैं, वहां भी लाडली बहन और वो कौन सा भैया ये सब योजना चला रहे हैं, वो हजार ये डॉलर की चेक दे रहे हैं, खूब पैसा ऐसा दे रहे हैं वो। और वो कह भी रहे हैं कि जितना मैं कमाऊंगा टैरिफ से वो मैं उतना बांटूंगा, टैक्स कम करूंगा सबके। तो भाई पब्लिक क्यों उनके साथ नहीं होगी? सो मुझे कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका की जो भी पॉलिसी है वो सिर्फ उनके देश के हित के लिए है। बाकी आप कितने भी करीबी दोस्त हो, जब वो ब्रिटेन को नहीं बख्श रहे हैं जो कि उनका पिछलग्गू देश है, हाँ, तो फिर बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। ये बात है। अच्छा, तो ये समझाइए मुझे कि फिर आपके एक और मित्र हैं राहुल गांधी जी, वो ये क्यों कहते हैं कि पीएम इज कंप्रोमाइज्ड? आप तो कह रहे हैं कि कुछ बात नहीं बन रही, फिर पीएम कंप्रोमाइज कैसे हो? ये कंप्रोमाइज होता क्या वैसे? तो अब मैंने पूरे एक्सपोस्ट देखा तो हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री नहीं बचा जो कंप्रोमाइज नहीं हुआ हो, यदि एक्सपोस्ट पे मैं पढ़ूं सोशल मीडिया पर। हाँ ये देखिए, ये राहुल गांधी जी जो ना पॉलिटिकल कमेंट देते हैं कि पीएम कॉम्प्रोमाइज है, देश को झुका दिया, ये सब पॉलिटिकल कमेंट है। अगर आप डीप डाइव करके देखिए तो कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं मिलती जहां पे प्रधानमंत्री या देश को कॉम्प्रोमाइज किया। कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये है कि आपने अपने हितों को दूसरों के हाँ, साथ बेसिक बात वो है एक्सचेंज, कि नेशनल हाँ, इंटरेस्ट को थोड़ा सा नीचे रखा। नीचे रखा। ऐसा मुझे किसी घटना में फिलहाल नहीं दिखता। ये आरोप पंडित जी भी लगता था, इंदिरा जी भी लगता था, सबको आप कॉम्प्रोमाइज, बीजेपी वाले उनको बोलेंगे कॉम्प्रोमाइज किया, ये इनको हाँ, बोलेंगे। तो ये एक पॉलिटिकल कमेंट। अब आप इसे रिसेंट घटना से इसको बैक टेस्टिंग करते हैं। पिछले 10 साल, 11 साल, 12 साल जो मोदी जी के हो रहे हैं, इसमें कोई ऐसी इवेंट या घटना नहीं मिलती जहां पर उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइजिंग डील करी हो किसी देश के साथ। अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील में इतना समय इसीलिए लगा कि वो कुछ पॉइंट पे झुकना नहीं चाहते थे कि साहब हम ये वाला पॉइंट पे हम नहीं झुकेंगे, देखते हैं डील क्या होती है। उसमें समय लगा। 18% जो लगा दिया ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दूसरे देश पे आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते कि वो 18 क्यों लगाया, आप करा लेते 5, किसी ने करा लिया क्या फ्री में? नहीं, जब लेकिन उसने आपने फ्री में, तो फ्री कर दिया ना, टैरिफ, जीरो टैरिफ कर दिया आपने तो। भाई हम इसलिए हमने किया क्योंकि सामने वाला जो 43 बिलियन डॉलर का आपका जो ट्रेड बना रखा था आपने बैलेंस, वो कह रहा है कि मैं नहीं बनाने दूंगा। तो कैसे बैलेंस होगा? आपको कुछ चीजों पे आप जीरो करेंगे, कुछ चीजों पे वो जीरो कर रहे हैं। वो आपके फार्मा सेक्टर को कहां टच कर रहे हैं? तो आप ये कह सकते हैं कि उनको जरूरत है मेरी, तो हमको भी तो उनकी जरूरत है। तो ट्रेड में हमेशा गिव एंड टेक होता है, कुछ चीजें आप जीरो कर रहे हैं, कुछ चीजें वो जीरो कर रहे हैं। तो ट्रेड डील को आप देखिए, या रशिया के साथ भी आपने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बल्कि रशिया के साथ तो आपने चढ़ के जाके तेल खरीदा, मना करने के बावजूद तेल खरीदा, तो कहां कॉम्प्रोमाइज किया? अगर कॉम्प्रोमाइज होता तो पहली आवाज में बंद कर देते। आप बंद कर दिया ना। इवन इस पे मुझे आज भी संदेह है। मैंने अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं पढ़ा या सुना है, आपको जानकारी तो आप मुझे बताइए, जिसमें सरकार ने कहा हो कि अब हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। नहीं, वो तो सरकार के विदेश मंत्री जी ने कहा हमारा लेना देना ही नहीं है। हाँ, तो यही तो बात है, पता नहीं किसका लेना देना है तो ये जो गोलमोल स्टेटमेंट है कि मेरा कोई लेना देना नहीं, कंपनियां देखें। हाँ, तो कंपनियां देखें। तो अब मैंने आज तक किसी कंपनी का भी स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है। किसी ने पढ़ा हो तो मुझे बताएगा कि फलानी कंपनी ने कह दिया कि अब मैं जीरो ऑयल इंपोर्ट करूंगा वहां से। हो सकता है वो जीरो कर दिया हो उन्होंने, लेकिन कोई स्टेटमेंट या कोई लिखित बयान कहीं नहीं आया, नहीं किया है। ऑफिशियली नहीं है। तो तो इसको भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं मानेंगे ना, कि आप देखो उन्होंने बोला नहीं कि अगले दिन प्रेस रिलीज आ गई, वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो ये मुझे लगता है पॉलिटिकल है। हर प्रधानमंत्री, हर एक नेता के लिए आप कॉम्प्रोमाइज बोल देते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि देश हित में कॉम्प्रोमाइज हुआ। तो आखिरी सवाल मुझे ये समझाइए कि फाइनेंशियली हम देखें, आर्थिक तौर पे कोई कॉम्प्रोमाइज हमने नहीं किया, और यदि हिंदुस्तानी भाषा में क्या ये जो सब स्थिति है जंग की, खाड़ी देशों की, ईरान की, इजराइल की, अमेरिका की, उसमें हम घाटे के सौदे में नहीं है, क्या आप ऐसा कह सकते हैं? मुझे लगता है कि हम घाटे के सौदे में नहीं है। और इस जंग का जो बहुत मतलब जंग वैसे अप्रिय चीज होती है, किसी भी देश में नहीं होनी चाहिए। मैं उसका सख्त विरोधी हूं कि जंग वंग हो। सर हमारे लेकिन चाहने से
इस जंग का आउटकम भारत के लिए बहुत फायदे का होगा। ये बात कहते हुए मुझे संकोच हो रहा है, लोग सुनेंगे तो बहुत मतलब नाराज हो सकते हैं कि आप जंग को फायदे की बता रहे हैं। फायदे के लिए देख रहे हैं। हाँ, लेकिन सच यही है। देखिए अभी मैं एक बहुत मजेदार बात बताऊं आपको। मेरे एक ट्वीट पर किसी ने कमेंट किया कि आप जो है अमेरिका के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। वो उन्होंने इसलिए कहा था कि मेरे लाइव शो में मॉर्निंग में मैंने 2-3 दिन पहले कहा था कि जो वॉर हो रहा है उसका अंतिम लक्ष्य है रिजीम चेंज, और ये हो के रहेगा। अब वो बाई चांस किस्मत थी मेरी बुरी कि वो शनिवार को वॉर हो गया और देर रात तक खबर आई कि खामनेई जी की डेथ हो गई, मार दिए गए। तो उसके जवाब में किसी ने लिखा कि आपको कैसे पता था, आप तो एकदम अमेरिकी प्रवक्ता की तरह बात करते हो रिजीम चेंज करें। मैंने कहा भाई हमारी जो ट्रेनिंग हुई ना पत्रकारिता की, हमको एनालिसिस सिखाया गया है, व्यू नहीं सिखाया गया है। मैं ये व्यू अगर मैं ये व्यू दूं कि नहीं साहब कुछ नहीं हो सकता, ईरान का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, तो ये मेरा व्यू हो सकता है, ये बेवकूफी भरा व्यू है। ये एनालिसिस करते, हम जर्नलिस्ट का काम होता है एनालाइज करना। मुझे दिख रहा है कि रिजीम चेंज के लिए ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है और वो रिजीम चेंज हो रहा है, तो इसलिए उसको उसी स्पिरिट में समझें। तो इसलिए मैंने इस वाले सवाल के जवाब में कहा कि मेरा व्यू ये है कि युद्ध कतई नहीं होना चाहिए कहीं पे, बहुत ही खराब घटना होती है, मानवता के लिए खराब चीज है। लेकिन एनालिसिस ये है कि इस युद्ध के आउटकम भारत के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। तो इसलिए अब इसको सुन के कोई आदमी मुझे ट्रोल ना करे। लोग कर देते हैं भाई, उनको समझाना पड़ता है यार मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा एनालिसिस, मेरा व्यू अलग से पूछोगे तो मैं व्यू भी बता दूंगा कि मेरा इस विषय में व्यू क्या है। कर रहे होते हैं तो वो आपको एनालिसिस नहीं करते, वो उनका व्यू होता है। वो उनका व्यू होता है, वो भी एनालाइज नहीं कर रहे। अब इसमें मतलब सोचिए इतनी गंभीर इश्यू है कि युद्ध हो रहा है, उस पर आप मुझे ये कैसे कह सकते हैं कि मैं अमेरिका की प्रवक्ता की तरह बात कर रहा हूँ। बट ये है कि दुखद है, लेकिन इसका आउटकम इंडिया के फेवर में जाएगा क्योंकि आपको सस्ता तेल मिलेगा, चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो युद्ध शुरू हुआ है, कब तक खत्म होता है, क्या बात होती है, और सैम अंकल कैसे। मुझे लगता है विजय जी ये बहुत लंबा नहीं खींचेगा, लंबा नहीं खींचेगा। हाँ, ये ज्यादा से ज्यादा, मैंने एक जगह कहीं बोला भी तो उसी को रिपीट करता हूँ, मुझे लगता है मैक्सिमम 1 मंथ सेटल हो जाएगा सब कुछ। उसका रीजन ये है कि देखिए अमेरिका भी बहुत लंबे युद्ध में नहीं फंस सकता, फिर उसको कांग्रेस में रिप्लाई करना है, इलेक्शन आने वाले हैं, और प्लस पैसा खर्च हो रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर पर डे के हिसाब से खर्च हो रहा है। ये कर दिया, खत्म कर दिया तो उनके पास एक बिग पैदर है। हाँ, इलेक्शन से पहले बताने के लिए होगा, देखिए हमने एक और किया है, 3 महीने में 3 कर दिए हैं। और तो अमेरिका के बादशाहों की केवल यही आदत होती है कि भाई वो अमेरिका की ताकत में क्या इजाफा कर रहे हैं ये बता दें। एग्जैक्टली। तो 1 महीने मैक्सिमम मुझे लगता है, जल्दी भी उससे पहले भी सेटल हो सकता है। चलिए सर, देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने इसको ठीक से फाइनेंशियली भी एनालाइज किया, इकोनॉमिक्स भी, और भारत के लिए फायदा होगा तो ये कम से कम हमारे लिए अच्छी बात है। हमारी चिंताएं जो बढ़ रही थी उसको आपने कम किया।